हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हो? केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मोशन लर्निंग की जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, उसमें मैं श्रुति मालवीय आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 22 की, जो कि पी ब्लॉक का लेक्चर है, और इसमें भी हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों की। वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उन्हें हैलोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ग 17 के जो तत्व हैं इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए। तो जब भी हम किसी वर्ग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। उसके पहले मैं भी एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी पहले ये मैं आपको बता दूं कि भाई इन्हें हैलोजन क्यों कहते हैं। हैलोजन है भाई, हैलोजन क्यों कहते हैं इनको हैलोजन? तो हैलोजन कहने का जो कारण है ना बच्चे, वो ये है कि हैलोजन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो बना है हैलो से और एक बना हुआ है जन से। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, यानी कि लवण, और जन का मतलब होता है फॉर्मिंग, यानी कि बनाने वाले। तो सीधी सी बात है कि इस वर्ग में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो लवण बनाने का काम करते हैं। ठीक है, लवण बनाने वाले जो भी तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके हैलोजन कहलाते हैं। अब लवण किसके साथ में बनाएंगे? क्षार धातुओं के साथ में बनाएंगे, जैसे सोडियम है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको, जैसे सोडियम के साथ में फ्लोरीन ने एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ये जो मॉलिक्यूल है इसे सॉल्ट कहा जाता है। दूसरा देख लो, ये तो शुद्ध नमक है अपना, ये वही नमक है दाल में डाल के, खाने में डाल के हम लोग खाते हैं, जिसके बिना स्वाद अधूरा है ना। तो NaCl ऐसे ही पाया जाता है। आपका NaBr भी पाया जाता है, KBr भी पाया जाता है। तो क्षार धातुओं के साथ में जो लवण बनाते हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार के दिए जाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि ये तत्व क्षार धातुओं के साथ, क्षार धातुओं के साथ लवणों का, ये तत्व क्षार धातुओं के साथ लवणों का निर्माण करते हैं। अच्छी बात है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? हैलोजन कहा जाएगा, क्योंकि हैलोजन का मतलब ही क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी कि लवण बनाने वाले। लवण किसके साथ में बनाएंगे? क्षार धातुओं के साथ में। तो जो तत्व क्षार धातुओं के साथ में लवण बना रहे वो हैलोजन श्रेणी में रखे जाते हैं। अब ये हैलोजन श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, देखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसीन, है ना, नाम है इनके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसीन। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो रही है। अच्छा, ये अगर आप लोगों को याद नहीं रहा तो वही अपने पुराने जमाने वाली ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी तीसरी बार फिर कल बाहर आई आंटी तीसरी बार। ठीक है, तो ये वर्ग 17 के तत्व होते हैं। अब इनमें से सभी हैलोजन नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। केवल ये जो 4 तत्व है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें ही सिर्फ हैलोजन कहा जाता है। एस्टेटीन और टेनेसीन को हैलोजन नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो क्षार धातुओं के साथ में लवण देते ही नहीं है, तो उनको काहे के लिए हम वो मानेंगे? ठीक है ना, हम काहे के लिए उन्हें हैलोजन मानेंगे? मानेंगे ही नहीं। जो तत्व क्षार धातुओं के साथ में लवण निर्माण करेंगे केवल वही हमारे लिए हैलोजन है। बाकी कोई भी पड़ा हुआ हो 17 वर्ग में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा, यहां मैं लिख देती हूं एक चीज, एस्टेटीन को हैलोजन नहीं माना जाता क्योंकि यह क्षार धातुओं के साथ
लवण निर्माण नहीं करता। तो समझ में आ गई बात कि एस्टेटिन को क्यों हैलोजन नहीं माना जाता, क्योंकि हैलोजन जो होते हैं वो सिर्फ वो होते हैं जो क्षार धातुओं के साथ में लवणों का निर्माण कर रहे हैं, परंतु एस्टेटिन लवणों का निर्माण नहीं कर रहा है क्षार धातुओं के साथ में, इसलिए उसको हम हैलोजन नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यदि कोई तत्व प्रथम आवर्त का है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा सीधा लिखा जा सकता है, परंतु दूसरे तत्व से स्टार्ट होने वाले, दूसरे आवर्त से स्टार्ट होने वाले जितने भी तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के पूर्व हम क्या लगाते हैं, उससे जस्ट एक पीरियड पहले की इनर्ट गैस लगाते हैं। तो देखिए इनर्ट गैस कौन लगेगी यहाँ पर, हीलियम। ठीक है, अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि मैं बात करूं तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका NS2 और NP5। ठीक है, NS2 और NP5, और N यहां पर क्या है, बाह्यतम कोश। ठीक है, बाह्यतम कोश। तो देखिए फ्लोरीन का बाह्यतम कोश है 2, तो 2s2 और 2p5। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इनर्ट गैस कौन से पीरियड की लगेगी, एक कम वाली, कौन से पीरियड की, सेकंड पीरियड की, कौन, हीलियम नियॉन। कौन सी लगेगी बच्चों, नियॉन। है ना, पूरे 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना एटॉमिक नंबर पता किए आप लोगों को सिखा सकती हूं। पूरे के पूरे एक से लेकर के 118 तक के एलिमेंट, आगे डिस्कवर होने वाले 120, 125, 150 तक के एलिमेंट्स के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोगों को सिखा सकती हूँ, और उसके आधार पर उनकी प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को बताई जा सकती है, बट उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अभी आप जहां मैं बता रही हूँ आप उसी पर फोकस करें। देखिए नियॉन क्यों लगाई है नियॉन, क्योंकि क्लोरीन तीसरे पीरियड का तत्व है। तीसरे पीरियड का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पहले दूसरे पीरियड की इनर्ट गैस लगती जो कि है नियॉन। अब ये तीसरे पीरियड में है तो भैया 3s2 एंड 3p5, यानी कि तीसरा ही इसका आउटर मोस्ट शेल है। ऐसे ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन खुद फोर्थ पीरियड का प्राणी है, फोर्थ पीरियड का प्राणी है तो थर्ड पीरियड की गैस लगेगी, हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन लगेगी। अब देखो भाई यहाँ पर थोड़ा सा 4s2 और 4p5 लिखने के पहले आप लोगों को पता होगा कि यहाँ 3d सीरीज भी आ जाती है बीच में, तो 3d में जब तक 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे तब तक आप आगे का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। तो यहाँ आपको 3d को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन फिर अपना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। इसके लिए क्रिप्टन का है भाई 5s2 और 5p5, परंतु फिफ्थ शेल में आने के पहले आपको 4d को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए 4d10। एस्टेटिन का देखिए जिनॉन 6s2, अब दो और ज्यादा भगवान लोचा हो गया। क्या हो गया, अब 6s के पहले फिफ्थ श्रेणी भी आती है और फोर्थ श्रेणी भी आती है ना। अब फोर्थ श्रेणी और फिफ्थ श्रेणी जो आई है वो कैसी आई है, 5s के पहले कौन आ रहा है, d आ रहा है, तो 5d को पूरा करना पड़ेगा, और 5d पूरा करने के पहले आपको 4f को पूरा करना पड़ेगा, और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे, तब जाकर के आप अगला इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, फिर आप आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। और रेडॉन टेनेसीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखने के पहले आप लिखेंगे रेडॉन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है बाह्यतम कोश, वो होता है बेटे 7s2 और 7p5। ठीक है, अब सातवां जो आवर्त है उसके पहले आता है छठा आवर्त जिसमें d सीरीज आती है, उसको भी पूरा करना पड़ता है, और इसके भी पहले आती है 5f सीरीज जिसको भी आपको पूरा भरना होता है, तब जाकर के आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका एक नाम और है, कई जो आपकी पीरियडिक टेबल्स होती हैं उसमें इसका नाम ts ना दे करके ऐसे दे देते हैं, US,
फिर आप बोलते हो अरे ये तो पता नहीं कौन सा तत्व है, ये यूयूएस कौन सी बला है, क्योंकि भाई इसका परमाणु क्रमांक होता है 117 और 117 यानी कि 100 से ऊपर वाले परमाणु क्रमांक के जो तत्व होते हैं उनका क्या लिखा जाता है, IUPAC नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है अन, 1 को लिखते हैं अन, तो 2 बार 1 है इसलिए अन अन, और 7 को लिखते हैं सेप्ट, इसलिए अन अन सेप्ट, और लास्ट में हम सफिक्स लगाते हैं EM, IUM, अनुलग्न लगा करके नाम को पूरा करते हैं। देखो अन अन सेप्टियम भी इसका नाम है, दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, ये एक ही तत्व है 117 नंबर का। ठीक है, तो देखिए इनके भौतिक गुणों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन तथा क्लोरीन प्रकृति में बहुतायत में उपलब्ध होते हैं, परंतु ब्रोमीन तथा आयोडीन बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले भी इनके जो लवणों के बारे में पढ़ा है, कार्नेलाइट हुआ है ना, और अपना जो फ्लोर एपेटाइट हुआ, क्लोर एपेटाइट हुआ, उन सभी के रूप में ये उपस्थित होते हैं। समुद्री जल में जो जीव वगैरह होते हैं उनमें भी फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह पाई जाती है, तो समुद्री जीवों में भी पाई जाती है। तो उपलब्धता में जो मेन बात है याद रखने वाली वो यही है कि फ्लोरीन तथा क्लोरीन तो बहुतायत में उपस्थित होते हैं बच्चों, परंतु ब्रोमीन और आयोडीन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। एस्टेटिन तो और भी कम मात्रा में उपस्थित होता है। और आपका जो लास्ट वाला तत्व है टेनेसिन तो इतना कम होता है, इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव होता है कि 1 मिलीसेकंड ही इसका अर्ध आयु काल होता है। अर्ध आयु काल ही इतना कम है कि इसके बारे में कोई रासायनिक शोध किए ही नहीं गए हैं, है ना। तो देखा जाए तो फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट, है ना, फ्लोर एपेटाइट वगैरह में ये उपस्थित होते हैं। और अपना जो टेनेसिन है ये बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है और बहुत इसका जो अर्ध आयु काल होता है वो 1 मिलीसेकंड होता है ना। तो 1 मिलीसेकंड इसका जो अर्ध आयु काल है, मैं लिख देती हूं, अर्ध आयु काल 1 मिलीसेकंड इसका अर्ध आयु काल कितना होता है, 1 मिली सेकेंड ही होता है। तो इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा, इतना कम मात्रा में और इतने कम आयु काल में ये पाया जाता है कि जहां आप स्टडी करने जाओगे उसके पहले तो ये डिसोसिएट ही हो जाएगा। इसकी भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ही बात करेंगे हम इस पूरे ही लेक्चर में। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों। ब्रोमीन जो होता है वो अकेला लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव रूप में उपस्थित होता है और ये ठोस रूप में उपस्थित होता है। और ये ठोस से कभी भी द्रव अवस्था में नहीं आता, ठोस से सीधा गैस में चला जाता है, यानी कि इसका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है आयोडीन का। ठीक है, तो ये इसकी भौतिक अवस्था हुई कि फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस है, ब्रोमीन जो है आपका लिक्विड होता है और आयोडीन जो होता है वो आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको F2Cl2Br2I2 लिखा जाता है। परमाणु तथा आयनीय त्रिज्या की यहाँ पर बात की जाए, यानी कि इनके आकार की बात की जाए, तो सबसे छोटा फ्लोरीन होता है क्योंकि ये दूसरे आवर्त का है। देन फिर उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन और सबसे ही बड़ा यहाँ पर आयोडीन पाया जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु तथा आयनीय त्रिज्या भी बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी,
अगला टॉपिक है आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है? बाह्यतम कोष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्योंकि एटम है, एटम क्या बोलता है? तुम मुझे ऊर्जा दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। ऊर्जा देनी पड़ेगी, अब की बार ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, है ना। तो ऊर्जा वो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी का मान जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का, वैसे वैसे कम होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से आयोडीन सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो इसकी आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम। परंतु फ्लोरीन के आयनन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे आवर्त का तत्व है, छोटा तत्व है, इसके इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के अधिक पास में है, तो नाभिक के आकर्षण अधिक लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, विद्युत ऋणता की बात करते हैं। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से सर्वाधिक विद्युत ऋणी कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, नाभिक की से दूरी जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो सबसे कम होती है, तो खुद के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा होती है ना। तो आवर्त सारणी में अब अच्छा, इस फ्लोरीन के बारे में थोड़ी सी 4-5 चीजें आप लोग ध्यान से देखिएगा। विद्युत ऋणता की बात चली ही है तो मैं बता दूं कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है। इस वजह से इसे कपटी तत्व भी कहते हैं भाई, इसे कपटी तत्व, हाँ जी लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में यही शब्द, कपटी तत्व। अरे भाई किसी के साथ में शेयरिंग करके आपने बॉन्ड बनाया और उसके भी इलेक्ट्रॉनों को तुम अपनी तरफ खींच के ला रहे हो, तो बेईमानी है ना भाई, चीटिंग है नहीं तो है। तो कपटी तत्व, कपटी तत्व का मतलब ही इंग्लिश में होता है चीटर एलिमेंट, चीटर एलिमेंट क्या कहा जाता है इसे? कपटी तत्व या चीटर एलिमेंट कहा जाता है। क्योंकि जब साझा करके इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण करते हैं तो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा फ्लोरीन में पाई जाती है और इसी को विद्युत ऋणता कहते हैं। और आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है अपना कौन है? फ्लोरीन है, इसीलिए इसको चीटर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कपटी तत्व भी कहा जाता है, है। अगली बात हम इसके बारे में बोलें कि इसकी जो क्रियाशीलता है वो भी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यार ये फटाफट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आगे आगे रिएक्शंस भी ज्यादा देगा। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी होने के कारण सर्वाधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इसकी उच्च क्रियाशीलता पाई जाती है। इसकी उच्च क्रियाशीलता पाई जाती है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी, इसीलिए कपटी तत्व है और विद्युत ऋणी होने के वजह से ये उच्च क्रियाशीलता भी दर्शाता है। अब फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से अधिक क्यों होती है, उसका कारण क्या है ना। देखिए मैं एक चीज और लिख देती हूँ भाई, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से अधिक है क्योंकि देखिए जब आप मेरे नोट्स पढ़ते हैं या इस लेक्चर को अटेंड करते हैं ना बच्चों, तो आपके एनसीईआरटी के कई क्वेश्चंस, एनसीईआरटी छोड़ो तुम तो पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चंस है ना वो आपके एज इट इज रेडी हो जाते हैं। तो आप इन नोट्सों को बना लिया करें अपने कॉपी में, रजिस्टर में, है ना, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखें, वरना इसी को यहाँ पर याद करते चले, है ना। ये आपके क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। देखिए सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन।
निम्न में से वो कौन सा तत्व है जिसे चीटर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है? फ्लोरीन, है ना। सर्वाधिक विद्युत ऋण तत्व होने के कारण इसकी उच्च क्रियाशीलता पाई जाती है। और तो और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से अधिक है। क्यों है? उसका कारण आपसे पूछा जा सकता है, कारण लिखिए। तो क्योंकि फ्लोरीन दूसरे आवर्त का तत्व है, क्योंकि फ्लोरीन दूसरे आवर्त का तत्व है, अतः इसके इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कम होती है और नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है, जिससे ये अपने साथ जुड़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को भी आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक दर्शाता है। परंतु क्लोरीन तीसरे आवर्त का तत्व है। और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तो यही एक कारण हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या? कि फ्लोरीन जो है वो दूसरे आवर्त का तत्व है। दूसरे आवर्त का तत्व है तो दो ही शेल है ना, और अंदर नाभिक है, तो नाभिक की दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो आकर्षण की क्षमता है वो ज्यादा होती है, जबकि क्लोरीन जो है वो तीसरे आवर्त का तत्व है। तो आउटर मोस्ट शेल या बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में है? बाह्यतम कोश में, जो कि तीसरा है। दूसरे की बजाय तीसरे पे आकर्षण नाभिक का कम लगेगा। नाभिक का आकर्षण कम लगेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो कम होगी, और दूसरे आवर्त के इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के अधिक पास होते हैं, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से अधिक होती है। एक और काम की बात देखो आप यहाँ से, कि आपकी जो हैलोजन्स है ना बेटा, देखो आप जब आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जब तत्वों को देखते हैं तो क्या होता है? कोश बढ़ने के साथ साथ साइज भी बढ़ता है ना, रेडियस भी बढ़ती है। परंतु जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, आप लेफ्ट टू राइट जब तत्वों को देखते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज जो है, परमाणु त्रिज्या जो है वो कम होती चली जाती है ना, कम होती चली जाती है। तो सबसे कम त्रिज्या वाले कौन होंगे? अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि 17वें वर्ग के तत्व, क्योंकि 18वें वर्ग में तो कौन उपस्थित है? गैसें। कौन सी गैसें? उत्कृष्ट गैसें, जो कि वॉन्डरवॉल बंधों से बंधी हुई होती है, और उनका साइज सबसे बड़ा होता है अपने आवर्त में। यस, प्रथम जो वर्ग है उसके तत्वों से भी ज्यादा बड़ा साइज होता है किनका? इनर्ट गैसेस का, 18वें वर्ग के तत्वों का। तो प्रथम आवर्त से मतलब एक ही आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे छोटा आकार किनका होता है? हैलोजनों का। तो सबसे छोटा आकार होने के कारण सर्वाधिक कम, है ना, सबसे कम परमाणविक त्रिज्या होने के कारण हैलोजन जो हैं वो अपने आवर्त के सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। तो लिख देती हूं मैं इस बात को, आप ध्यान रखिएगा कि अपने आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या होने के कारण हैलोजन सर्वाधिक
इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बात समझ में आई कि साइज सबसे छोटा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो अपने आवर्त में यानी कि दूसरे आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन? फ्लोरीन। तीसरे आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन? क्लोरीन। चौथे में ब्रोमीन और पांचवे में आयोडीन होगा। ठीक है, और उसमें भी देखो फ्लोरीन सबसे छोटा है इसलिए सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होगा। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? कपटी। भैया इसके साथ में कभी बॉन्ड नहीं बनाना। आ गई बात समझ में? जो भी चीटर होता है उसके साथ हम दोस्ती नहीं रखते, आप भी नहीं रखना। ओके, फ्लोरीन के साथ दोस्ती अच्छी नहीं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको ईए कहा जाता है या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो एटम के दो डायलॉग बताए थे भाई मैंने, तुम मुझे ऊर्जा दो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, और दूसरा डायलॉग क्या था? तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो तो मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगा, है ना? अरे नारा तो एक ही था, कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अब आजादी वाजादी तो मिला गई, है ना? अब हम आ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने। केमिस्ट्री पढ़ने आ रहे हैं तो हमें क्या ही काम है खून खराबा करने से? हमें तो इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से मतलब है ना? तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में जो एटम है उसके दो ही डायलॉग होते हैं, क्या? कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगा। अच्छी बात है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा वो यही कहलाएगी इलेक्ट्रॉन लब्धि। लब्धि हो गई है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है ना? इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई। और दूसरा डायलॉग क्या है? तुम मुझे ऊर्जा दो तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो वो वाली एनर्जी कौन सी हो गई? आयनाइजेशन की एंथैल्पी, आयनन की एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हुए धन आयन में बदल गया, धन आयन में बदल गया तो आयनन हो गया है उसका, आयनाइजेशन की एंथैल्पी। बोली बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात यहाँ पर की जाए। और वैसे भी जब केमिस्ट्री में कोई दो चीजें जुड़ती हैं तो एनर्जी निकलती है। तो देखो कोई भी जो हेलोजन है, हेलोजन को एक्स से डिनोट किया जाता है। कोई भी हेलोजन जो है वो जब अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है तो एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये हेलोजन एक्स की फॉर्म में था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? NH2 और NP5। परंतु एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? NH2 NP6, यानी कि इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लिया इसने, है ना? स्थायी अष्टक विन्यास इसने प्राप्त कर लिया है। क्या? कौन सा? स्थायी अष्टक विन्यास ग्रहण कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन के लेते ही ये स्थायी अष्टक विन्यास ग्रहण करा तो बताओ खुशी खुशी लेगा, है ना? खुशी खुशी लेगा तो इसका मतलब यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा भी ज्यादा। अरे तुम ज्यादा खुश हो जाते हो, चिल्लाते हो कि नहीं चिल्लाते हो? चिल्लाते, उछल पड़ते हैं अपन, बहुत खुश हो जाते हैं, है ना? मान लो तुम्हारा डॉक्टर बनने में सिलेक्शन हो गया, नीट में बढ़िया फर्स्ट रैंक आ गई, मजा आ जाएगा, कूदते फिरोगे पूरे शहर में, है ना? तो ये भी वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन लेते ही स्थायी हो गया, स्थायी अष्टक विन्यास ग्रहण कर लिया तो ऊर्जा भी उतनी ही निकालेगा। यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा जो है वही क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा निकलेगी, अब निकलने वाली ऊर्जा यानी कि डेल्टा एच का मान कैसा है? ऋणात्मक, है ना? डेल्टा एच का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ, माइनस साइन से आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना? क्या बोल रहे हैं कि ये जो तत्व होते हैं इनकी डेल्टा EGH का मान बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उच्च ऋणात्मक मान इसके प्राप्त होते हैं। मतलब कहा जाए तो देखो डेल्टा EGH के मान सर्वाधिक ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी अधिक होता है। मतलब जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी वो आदमी उतना खुश माना जाएगा केमिस्ट्री में, है ना? तो सर्वाधिक खुश कौन होगा बताइए?
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कौन आकर्षित करेगा? जिसका साइज छोटा होगा, और साइज छोटा किसका है? अपने फ्लोरीन का, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, और सबसे बड़ा आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे छोटा साइज होने की वजह से, फ्लोरीन सबसे छोटा होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा इधर देखो, फ्लोरीन मिटाया, क्लोरीन मिटाया, और मैंने यहाँ लिख दिया इसको उल्टा उल्टा। देखना, फ्लोरीन और क्लोरीन में अब आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। यस, यहाँ थोड़ी सी आपको देखो ऐसा लग रहा होगा कि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की ज्यादा क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा क्यों है, फ्लोरीन की कम क्यों है? तो इसका कारण समझो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन के बारे में बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखो, फ्लोरीन कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरे आवर्त का तत्व है। और ये कौन से आवर्त का है? तीसरे आवर्त का तत्व है। क्लोरीन तीसरे आवर्त का तत्व है ना। अब दूसरे आवर्त का तत्व है तो दूसरे आवर्त में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, परंतु यहां देखिए तीसरे आवर्त में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, है ना, तो एक या नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों को, तो फ्लोरीन में क्या होगा, नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे। पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे भाई। पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु यहां पर प्रतिकर्षण ना के बराबर होता है। प्रतिकर्षण न के बराबर होता है, अतः इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है। मतलब क्या हो रहा है भाई कि फ्लोरीन जो है दूसरे आवर्त का तत्व है बच्चों। अब दूसरे आवर्त का तत्व है तो आवर्त छोटा सा ही होता है ना, ये तो वैसे भी हमें अपनी आंखों से नजर ही नहीं आते हैं। तो क्या होता है कि दूसरे आवर्त का तत्व होने की वजह से क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं दूसरे आवर्त में, मुश्किल से 8 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रह सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यदि हुए तो फिर तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों को रखना पड़ेगा, है ना, एक लिमिट होती है इन लोगों की। तो दूसरे आवर्त के तत्व हैं और मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बताइए नए आने वाले को प्रतिकर्षित करेंगे पहले से उपस्थित 7 इलेक्ट्रॉन। परंतु क्लोरीन में जगह ही जगह है ना, क्लोरीन तीसरे आवर्त का तत्व है और तीसरे आवर्त में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 7 पहले से प्रेजेंट हैं। तो एक आने वाले को ये प्रतिकर्षित क्यों करेंगे, जगह ही जगह कहीं भी जाके बैठ जाइए। बिल्कुल वैसा है कि आप ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं, है ना, तो ट्रेन में और बस में 3 जने बैठने की सीट होती है ना, 3 जने ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उसमें आराम से 4 जने आ जाते हैं, है ना। तो 3 जने आराम से बैठे हुए हैं वहां पर, आप चौथे हो, चौथे यदि जाओगे तो बताओ 3 जने आपको बैठने देंगे क्या? नहीं बैठने देंगे। वो क्या बोलेंगे, भाई यार आगे देख ले, कहीं कहीं जगह
होगी, है ना, इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, वो आपको प्रतिकर्षित करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि आप वहां पर बैठे, है ना। जो 4 की सीट है उस पर ऑलरेडी 3 बैठे हुए हैं, है ना, और चौथे आप यदि गए तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ने वाला होगा तो पहले से उपस्थित जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा क्योंकि जगह कम है, स्पेस कम है, लिमिट कम है। परंतु देखो आराम से 8 जनों की जगह है, 2 ही जने बैठे हुए हैं, आने वाले तीसरे इलेक्ट्रॉन को कौन प्रतिकर्षित करेगा, कोई नहीं करेगा भाई, जगह जगह कहीं भी बैठ जा। आगे बात समझ में। तो क्लोरीन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उनमें जो चेंज आया है वो सिर्फ साइज की वजह से आया है, स्पेस की वजह से आया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब बात करेंगे बच्चों हम बंध वियोजन एंथैल्पी की। तो बंध वियोजन जो एंथैल्पी है उसका मतलब क्या है कि बंध बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी, देखो केमिस्ट्री में 2 चीजें जुड़ती हैं तो एनर्जी निकलती है, और 2 चीजों को अलग करना होता है तो एनर्जी आपको देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग जो है ना ऐसी वैसी बॉन्डिंग नहीं होती, कहना ऐसे जो 2 चीजें ऐसे चिपका दी और आपने हटा दिया ना, तगड़ी वाली बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब भी बंध बनाए रासायनिक बंध ही बनाए, आई बात समझ में। तो बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी लगनी चाहिए, ठीक है। तो सामान्य भाषा में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बंध वियोजन एंथैल्पी यहाँ पर बात की जा रही है। तो बंध वियोजन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो ही क्या कहलाती है, बंध वियोजन की एंथैल्पी कहलाती है। अब बंध वियोजन की जो एंथैल्पी है वो बंध लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बंध वियोजन एंथैल्पी को मैं डेल बॉन्ड एच लिख देती हूँ। ये बंध लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। बंध लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी बंध वियोजन उतनी ही आसानी से हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, है ना, अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहानी सुनाते थे, भाई एकता में शक्ति होती है, उसमें वो लकड़ी देते थे आपको, है ना, वो लकड़ियों वाली कहानी होती थी। क्या होती थी कि एक अंकल ने अपने 4 बच्चे थे, उनके 4 बच्चे बहुत लड़ते थे, एक एक लकड़ी सबको दी, उन्होंने आसानी से उसको तोड़ दिया। परंतु जब बंच ऑफ लकड़ी यानी कि लकड़ियों का समूह, लकड़ियों का गट्ठर जब दिया गया और कहा कि इसको तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए, वहां संगठन में शक्ति थी। पर मैं यहाँ पर उसी कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगी। कहानी ये है कि आप मेरे बच्चे हो, अपने हाथ में इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी रख लो, है ना। अब उस बड़ी एक ही लकड़ी को रखेंगे, है ना, अपन बार बार लकड़ियां नहीं तोड़ेंगे इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। तो इतनी बड़ी लकड़ी आप ले लो, है ना। अब मैं कहूंगी कि उसको तोड़ो, टूट जाएगी आसानी से, क्योंकि बंध लंबाई जितनी लंबी आपकी लकड़ी है हम उसको बंध लंबाई मान रहे हैं, है ना। तो बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसको तोड़ना आसान होगा। अब वो जो टूटी हुई लकड़ी है जो इतनी रह गई, अब उसको तोड़ो, बताओ एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेगी। अब वो इतनी सी बच गई ना, वो इतनी सी, है ना, उसको भी तोड़ने की कोशिश करो, वो नहीं टूटेगी। तो बंध लंबाई जितनी छोटी होती चली जाएगी। अब इतनी बड़ी लकड़ी नहीं है तो माचिस की तीली ले लो यार। देखो माचिस की तीली, बड़ी बड़ी पूरी की पूरी माचिस की तीली होती है, उसको आप आसानी से टक करके 2 भागों में तोड़ देते हो। फिर वो जो आधा भाग बचता है उसको भी आप तोड़ देते हो। फिर वो जो इतना सा भाग बचता है, कितने ही नाखून घुसा लो, टूटती नहीं एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। तो बंध वियोजन जो एंथैल्पी है वो बंध लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे बंध वियोजन एंथैल्पी का मान भी कम होगा। अब बंध वियोजन एंथैल्पी अगर इसकी बात करें कि हैलोजनों में बंध वियोजन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन की बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है। ये देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी आप लोगों को कि भाई फ्लोरीन जो है उसका तो इतना सा ही बंध बनेगा, फिर इसकी सर्वाधिक होनी चाहिए थी, परंतु सर्वाधिक है आपके क्लोरीन की और उससे भी बाद में ब्रोमीन की और फ्लोरीन की जो बंध वियोजन एंथैल्पी है वो तो और भी कम पाई जा रही है। तो इसका कारण देखिए आप क्या है कि फ्लोरीन जो है, देखो आपका जो फ्लोरीन है ना बेटा, ये फ्लोरीन बहुत छोटे आकार का होता है भाई। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। और भी फैक्टर्स हैं जो काम में आएंगे, अभी देखो एक एक करके आप समझते चलो। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों, 7।
एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। अब फ्लोरीन का छोटा आकार है, फ्लोरीन के छोटा आकार की वजह से इसके जो लोन पेयर हैं, बताओ वो पास पास आ जाते हैं। पास पास आने की वजह से इन लोन पेयरों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो देखो छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक निकट उपस्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः F2 की बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम पाया जाता है। तो देखो ना यार, ये लोन पेयर इसके लोन पेयरों को, भाई पास पास है, छोटा छोटा साइज है, पास पास होंगे तो क्या होगा, ये वाले लोन पेयर इसके लोन पेयरों को प्रतिकर्षित करेंगे और आंतरिक लड़ाई की वजह से बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाएगा। तो बंध वियोजन एंथैल्पी का मान भी कम प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? आयोडीन बहुत बड़ा साइज है, इसके लोन पेयर दूर दूर है ना। देखो ना यार, ये एक फ्लोरीन मैंने बनाया था, ये इसके लोन पेयर है ना। ये देखो एटम बना रही हूं मैं, है ना, ऑक्सीजन नहीं है ये। और एक ये वाला एटम है, ये लो इतना बड़ा, ये लो इतना बड़ा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर रहा है और लोन पेयर इतनी दूर दूर है। बोलो क्या प्रतिकर्षण, अब बताओ प्रतिकर्षण इसमें ज्यादा होगा लोन पेयर का कि इस वाले में, नीचे वाले में? इसमें प्रतिकर्षण अधिक होगा, इसमें प्रतिकर्षण कम होगा। कम प्रतिकर्षण होगा तो बंध वियोजन एंथैल्पी का मान भी उच्च प्राप्त होगा। अब तो ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए आप लोगों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, परंतु ये किस पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कम पाया जाता है, कारण उसका साइज। फ्लोरीन छोटे आकार का तत्व है, छोटे आकार का तत्व है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या बंध युग्म हैं, लोन पेयर जो हैं वो पास पास पाए जाते हैं और उनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। उस प्रतिकर्षण की वजह से इस फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम पाया जाता है। बोलिए बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये भी आपका एक प्रश्न तैयार हो गया कि क्यों फ्लोरीन और फ्लोरीन की बंध वियोजन एंथैल्पी का मान छोटा आकार होने के बावजूद भी कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आंतरिक लड़ाई है ना वही, वहां पर लोन पेयर में रिपल्शन लग रहा है। ठीक है, तो बंध वियोजन एंथैल्पी के बाद में बच्चों हम बात करेंगे इनके ऑक्सीकारक गुणों के बारे में। तो देखिए ऑक्सीकारक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हैलोजनों के ऑक्सीकारक गुण, अब देखिए जो हैलोजन तत्व होते हैं बच्चों, वो हैलोजन तत्व जो है उनका बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 7। और अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1। तो ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके X- में अपचयित हो जाते हैं। अब जब ये जल्दी से अपचयित हो जाते हैं तो इसका मतलब प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। तो हैलोजन सुगमता से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, हैलोजन सुगमता से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयित हो जाते हैं एवं प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं।
मतलब क्या होता है कि जो जितनी जल्दी अपचयित होता है वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक माना जाता है। तो हेलोजनों के पास में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं और अपचयित हो जाते हैं, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। अब यदि इनके ऑक्सीकारक गुणों का क्रम या एसआरपी का जो क्रम है वो यदि देखा जाए, वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा और आयोडीन का सबसे कम होता है, एसआरपी के धनात्मक मान। अब एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का धनात्मक मान सर्वाधिक किसका होता है बेटा? F2 का, फिर Cl2 का, उससे कम Br2 का और उससे भी कम आयोडीन का। देखिए एसआरपी का उच्च धनात्मक मान मतलब वो अधिक प्रबल, तो इसका मतलब फ्लोरीन की प्रबलता जो है वो क्लोरीन से भी अधिक है ना? फ्लोरीन की प्रबलता क्लोरीन से अधिक है, इसका मतलब वो अधिक अपचायक, अधिक ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि फ्लोरीन अधिक ऑक्सीकारक है ना, प्रबल ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन क्लोरीन से अधिक ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, यहां से यही बात पता लगती है क्या कि फ्लोरीन क्लोरीन से अधिक ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्लोरीन का आकार कैसा है? छोटा है। ठीक है, अब फ्लोरीन का आकार छोटा है तो इसको बंध वियोजित करने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, है ना, बंध वियोजन के लिए। क्योंकि देखो आप जानते हो कि किसी भी गैसियस विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके बना हुआ जो ऋण आयन है ना, वही उस दौरान निकलने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। बोलिए इतनी बात समझ में आई? तो ये वाला सारा काम जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इसकी गैसियस स्टेट में हो रहा है। बोलिए गैसियस स्टेट में हो रहा है। अब गैसियस स्टेट में जब ये काम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले तो ये जो F2 है, Cl2 है ना, इनका यदि आप देखें तो मैं देखिए बॉर्न हेबर साइकिल में बनाती हूँ आपको। बॉर्न हेबर चक्र को समझिए कि भाई ये फ्लोरीन क्लोरीन से अधिक ऑक्सीकारक क्यों होता है, इसका कारण क्या है बच्चों। तो बॉर्न हेबर साइकिल से आप इसको समझने की कोशिश करें कि भाई क्लोरीन जो परमाणु है, क्लोरीन का अणु Cl2 गैस को Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट करने के दौरान होने वाला जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। बोलिए इस रिएक्शन की एंथैल्पी कहलाएगी। जब ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा तभी ये अपने ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करेगा, यानी कि क्लोरीन का जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन माइनस क्लोराइड के एक्वस जलीय विलयन में बदल जाएगा। ये जब इस तरीके से बदलेगा तभी ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये इस कंडीशन में ही केवल और केवल रिड्यूस हुआ है, ये अपचयित हुआ है। तो इसको इस तरह से अपचयित होने के लिए आप देखो कौन कौन सी स्टेप्स लगी होंगी कि पहले तो क्या हुआ, इस क्लोरीन का Cl2 के बीच में दो Cl एक साथ जुड़े हुए, इस बंध को तोड़ने के लिए आपको यहाँ क्या देनी होगी? बंध की एंथैल्पी। बोलिए डेल बॉन्ड H देनी पड़ी होगी, तब जाकर के ये क्लोरीन अपने एटम में कन्वर्ट हुआ होगा, गैसियस एटम में। बोलिए हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। उसके बाद में आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन का माइनस क्लोराइड माइनस गैसियस एटम में बनाया। अब ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ से क्या लगी, ये डेल बॉन्ड H तो देनी पड़ी। दो बंध तोड़ने के लिए दी गई एनर्जी क्या होती है? बंध की एंथैल्पी होती है। अब यहाँ पर ये जो बंध टूट करके ये क्लोरीन जो है गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ है, गैस के परमाणु में बदला है। इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अब केमिस्ट्री में जब कोई चीज जुड़ती है तो क्या होती है? वहां से एनर्जी निकलती है। तो कौन सी एनर्जी? डेल EgH। बोलिए निकली है तो मैं माइनस लिख दूं, है ना। इतनी एनर्जी निकल करके ये जो है क्लोराइड आयन गैसियस में कन्वर्ट हुआ है। बट एक्वस बनाने के लिए आपको इसका क्या कराना पड़ेगा? जल योजन, हाइड्रेशन। तो यहाँ पर हाइड्रेशन की जो एनर्जी होती है, अब जल में ये जुड़ रहा है
तो ये हाइड्रेशन की जो एंथैल्पी है वो भी काय में आएगी बेटा, माइनस में आएगी। और फ्लोरीन के लिए भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही काम होगा। देखिएगा ये फ्लोरीन है F2 गैस, किस में बदले, F माइनस एक्वस में बदले। इस दौरान होने वाला जो परिवर्तन है वो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कहलाएगी। ये रिएक्शन कितनी स्टेप्स में हो रही है, देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले बॉर्न हेबर चक्र पूरा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा बेटा। तो देखो बॉर्न हेबर चक्र कैसे बनाया हुआ है मैंने कि भाई एक रिएक्शन डायरेक्ट हो रही है ना, और एक उसी रिएक्शन को हमने अलग अलग स्टेप्स में किया है ना। अब ये अलग अलग स्टेप्स में करने की वजह क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि ऑक्सीकारक प्रबलता का आपको पता लगेगा कि भाई फ्लोरीन अधिक प्रबल क्यों है, कारण सहित, है ना। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, रीजन है ना। देयर इज नो एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ओनली एक्सप्लेनेशन इज देयर, अगर आप लोगों को आता है तो देखिए ये देखो फ्लोरीन, ये फ्लोरीन किस में बदल जाएगा, डेल बॉन्ड H लेकर के ये किस में बदल जाएगा, फ्लोरीन अपने परमाणु में बदल जाएगा, गैसियस परमाणु में, गैसियस अणु से गैसियस परमाणु में बदल गया, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड टूटा। अब ये फ्लोरीन जो है वो क्या गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये फ्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोराइड के गैसीय परमाणु में बदल जाएगा इस तरीके से। और यहां से क्या विमुक्त होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब इस गैस को एक्वस बनाने के लिए वही काम, क्या, हाइड्रेशन का काम, इसको पानी पिलाने का काम। तो देखो इसको पानी पिला देंगे हम, इसको पिला देंगे पानी, ये देखो हाइड्रेशन की एंथैल्पी। अब जब पानी में कोई चीज डालते हैं तो क्या होता है, वहां से एनर्जी निकलती है, तो देखो फ्लोराइड, ये इस तरीके से हुआ काम। अब यहाँ पर हेंस लॉ लगाएंगे आप। हेंस लॉ क्या बोलता है, कोई रिएक्शन यदि एक स्टेप में हो रही है और उसी रिएक्शन को यदि अलग अलग स्टेप्स में किया जाए तो दोनों का मान उनके स्टेप्स में जितना भी एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है उसके योग के बराबर होता है। यानी कि हेंस लॉ के अनुसार, यहां लिख देती हूं मैं, हेंस के नियम अनुसार क्या होगा कि भाई डेल आर एच जो है वो किस किस के बराबर होगी, भाई डेल आर एच तो ये है, डेल आर एच ये है, किस किस के बराबर होगी। अगर क्लोरीन की बात करें और फ्लोरीन की बात करें तो देखो डेल बॉन्ड एच, यहां से निकल रही है एनर्जी, तो माइनस डेल EgH और माइनस डेल हाइड्रेशन की एंथैल्पी, बताइए इसके बराबर होगी आपकी, क्योंकि हेंस का नियम यही बोलता है कि कोई रिएक्शन यदि एक स्टेप में हो रही है और उसी रिएक्शन को यदि विभिन्न विभिन्न स्टेप्स में करवाया जाए तो विभिन्न विभिन्न स्टेप्स में होने वाला जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो एक ही स्टेप में होने वाले परिवर्तन के बराबर हो। अरे बनाना तो अपने को यही है ना भाई, Cl2 से Cl माइनस एक्वस बनाना है ना। अब ये साला तुम डायरेक्ट बनाओ, ये चाहे तुम अलग अलग स्टेप्स में बनाओ, बात तो एक ही है ना। अरे आपको दिल्ली से बंबई जाना है ना, अब दिल्ली से बंबई आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के जाओ, है ना, और तुम डायरेक्ट ना जाकर के घूमते घामते जाओ, है ना, राजस्थान घुस जाओ, फिर MP में चले जाओ, फिर यूपी में होते हुए आराम से पहुंचो, है ना। तो जो भी रूट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को सेट कर लें। तो रूट जो है आपको दूरी तो उतनी ही तय करनी पड़ी ना। अब इधर से इधर जाना हो चाहे इधर से इधर जाना हो, बात तो बराबर है ना। तो हेंस लॉ यही बोलता है कि डेल आर एच यानी कि रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो उस स्टेप में अलग अलग स्टेप्स में हुए एंथैल्पी परिवर्तनों के बराबर होती है, ठीक है। अब फ्लोरीन की से या फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता का क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज से, तो देखिए कि फ्लोरीन का आकार है छोटा। कैसा है बेटा, फ्लोरीन का आकार है छोटा। अब छोटे आकार होने की वजह से लोन पेयर प्रतिकर्षण जो है वो अधिक लगता है, लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक लगता है, तो बताइए ये इसकी कम होगी, बंध एंथैल्पी का मान जो है वो क्लोरीन से कम होगा, है ना। अब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन तो ये भी आसानी से गेन कर आ जाएगा, है ना, इसका मान यहाँ पर अधिक होता है, इसका मान अधिक होता है, यानी कि प्लस वाले का मान यहाँ पर अधिक है, ठीक। इधर
अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। पर देखिए क्लोरीन का हाइड्रेशन होने में और फ्लोरीन के हाइड्रेशन होने में अंतर है। क्या हुआ कि फ्लोरीन का क्योंकि आकार छोटा है तो फ्लोरीन छोटे आकार का होने के कारण लोन पेयर प्रतिकर्षण होता है और बंध एंथैल्पी का मान जो है वो इसके कम हो जाता है। परंतु क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन का आकार जो है छोटा होता है, तो निकलने वाली जो जल योजन ऊर्जा है या जल योजन एंथैल्पी है उसका मान फ्लोरीन का अधिक होगा। आ रही बात समझ में भाई? धनात्मक मान SRP का धनात्मक मान जिसका अधिक होता है वो अधिक ऑक्सीकारक माना जाता है। ठीक है, क्लोरीन का ये अधिक है जबकि इसका ये कम है। दी गई जो ऊर्जा है ये कम आ रही है, परंतु यहाँ से निकलने वाली जो हाइड्रेशन की एंथैल्पी है ना बेटा, फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसका मान अधिक होता है ना। छोटे आकार का है तो इसका हाइड्रेशन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो जल योजन इसका जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होगा, जबकि इसका जो हाइड्रेशन है ये थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब ये माइनस वाला कम, ये माइनस वाला कम और वो प्लस वाला अधिक, तो देखो एक कम एक अधिक, तो दोनों का मान जो है वो बैलेंस हो जाएगा और क्लोरीन का जो धनात्मक मान है कम हो जाएगा, SRP का रिडक्शन का कम धनात्मक मान कम हो जाएगा। तो बताइए कम ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा, परंतु फ्लोरीन में देखो विमुक्त हुई जो ऊर्जा है उसका मान अधिक है, जबकि जो दी जाने वाली ऊर्जा है उसका मान कम है ना, जिसकी वजह से इसके SRP की जो वैल्यू होगी वो क्लोरीन से अधिक धनात्मक होगी। तो फिर ये अच्छे ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए आप इसको। होता क्या है बेटे, जब क्लोरीन Cl- एक्वस में कन्वर्ट होता है तो ये अलग अलग स्टेप्स में होता है। ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये किस किस के योग के बराबर होती है? डेल बॉन्ड H के निकली ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके और हाइड्रेशन की एंथैल्पी के। ऐसे ही फ्लोरीन में भी होता है। ठीक है, क्योंकि हेस लॉ यही बोलता है कि एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन उसी रिएक्शन को अलग अलग स्टेप में करवाने पर अलग अलग टाइप की जो एंथैल्पियां होती हैं उनके योग के बराबर होता है। अब जिसका धनात्मक मान अधिक होगा, SRP का धनात्मक मान जिसका अधिक होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान, रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, SOP की बात नहीं हो रही है। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए SRP का मान जिसका धनात्मक अधिक होगा वो अच्छा ऑक्सीकारक माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो उसकी जो बंध एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक है ना, यानी कि देने वाली जो ऊर्जा है क्लोरीन को, जो दी जाने वाली ऊर्जा है वो कम दी जा रही है, जब फ्लोरीन को कम दी जा रही है जबकि क्लोरीन को अधिक दी जा रही है। जब और फ्लोराइड आयन के हाइड्रेशन के दौरान यानी कि जल योजन के दौरान विमुक्त हुई ऊर्जा कम है, जबकि फ्लोरीन की जो विमुक्त हुई ऊर्जा है वो अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन जो है वो अधिक अपचयित होगा और प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। तो ये दो कारण, क्या? बंध एंथैल्पी का कम होना, क्योंकि लोन पेयर प्रतिकर्षण है, छोटा आकार है फ्लोरीन का, इसलिए बंध एंथैल्पी की वैल्यू कम है। बंध एंथैल्पी की वैल्यू कम है तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी कम आएगी। देखिए, और छोटा आकार होने की वजह से जल योजन बहुत ज्यादा होगा, तो निकली हुई जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है या जल योजन की जो ऊर्जा है वो अधिक प्राप्त होगी। इसलिए फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड आयन में अधिक सुगमता से कन्वर्ट होगा क्लोरीन की अपेक्षा, इसलिए वो अधिक ऑक्सीकारक माना जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है फ्लोरीन की अधिक होती है, तो ये क्या करते हैं, जो अन्य हैलाइड है ना उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे फ्लोरीन की जो रिएक्शंस हैं, देखो फ्लोरीन किस किस को डिस्प्लेस कर देता है अपने लवणों में से। NaCl ले लो आप, NaBr ले लो आप, NaI ले लो आप, है ना। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इन तीनों ही हेलोजनों को इनके लवणों से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उनकी जगह पे खुद आ जाएगा और क्लोरीन को यहां से हटा देगा। तो क्या बना लेगा, ये 2NaF बनाएगा, यहाँ भी 2NaF बनाएगा, इधर भी ट्वाइस ऑफ सोडियम फ्लोराइड बनाएगा और यहाँ से Cl2 गैस को भी मुक्त कर देगा।
Br2 को विमुक्त कर देगा और आयोडीन को विमुक्त कर देगा, है ना। तो ऑक्सीकारक प्रबलता यही हुई ना। देखो क्लोरीन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया यहाँ से, है ना। Cl माइनस की फॉर्म में था, इसको Cl2 यानी कि 0 में कन्वर्ट कर दिया। इसका क्या कर दिया, इसने ऑक्सीकरण कर दिया ना, -1 से इसको 0 में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ऐसे ही देखो आप क्लोरीन जो है क्लोरीन Cl2 किस किस को डिस्प्लेस कर सकते हैं, फ्लोरीन को तो ये कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि फ्लोरीन इससे भी अधिक ऑक्सीकारक होता है। तो ये किस किस को डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन को और आयोडीन को। ठीक है, किस प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे फ्लोरीन ने किया था, और यहां से Br2 विमुक्त हो जाएगी। ऐसे ही 2 NaCl बना लेगा और यहां से I2 विमुक्त हो जाएगी। ठीक है, और ब्रोमीन जो है वो किसको ऑक्सीकृत करेगा, देखिए ये है ब्रोमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के लवणों में से आयोडीन को विमुक्त करने का काम करता है। आयोडीन किसको विमुक्त करेगा, किसी को भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सबसे कम प्रबल ऑक्सीकारक होता है अन्य हैलोजनों की अपेक्षा। क्लियर है बात। तो जिसके अधिक ऑक्सीकारक गुण होते हैं वो अन्य हैलाइडों को उनके लवणों से विमुक्त कर देते हैं। क्लियर है बात। तो ये ऑक्सीकारक गुण हुए फ्लोरीन के, क्लोरीन के और ब्रोमीन के। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब देखिए संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन, अब आपको पता है फ्लोरीन जो है वो दूसरे आवर्त का तत्व है ना। दूसरे आवर्त का तत्व है तो क्या होगा, इसके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं है। रिक्त डी कक्षक नहीं है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी और के साथ में साझा करके एक संयोजकता प्रदर्शित करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के -1 जो ऑक्सीकरण अंक है केवल वही देगा। बाकी जो अन्य है ना, वो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आवर्त के तत्व हैं, तो उनका क्या होगा, वो अलग अलग टाइप की संयोजकताएं भी प्रदर्शित करेंगे और अलग अलग टाइप की ऑक्सीकरण अंक भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ है कि फ्लोरीन दूसरे आवर्त का तत्व है। इसके पास रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है। रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है, अतः यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता। फलस्वरूप इसकी संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक एक ही पाया जाता है ना। फलस्वरूप इसकी या फलस्वरूप इसके बाह्यतम कोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर इसकी संयोजकता या उपस्थित होने से इसकी संयोजकता एक होती है और सर्वाधिक विद्युत ऋणता के कारण
और सर्वाधिक विद्युत ऋणता के कारण इसका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। बोली बात समझ में आई बच्चों? एक्चुअली फ्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब दूसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उनके पास रिक्त डी कक्षक तो होते नहीं है, तो अपने अष्टक का प्रसार बेचारे कैसे ही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बताइए, इसके पास सिर्फ एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के साथ में साझा करके ये एक ही बंध का निर्माण करता है। इसीलिए इसकी संयोजकता कैसी होती है? 1 होती है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जगह ही नहीं है ना इसके पास में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए ऑक्सीकरण अंक का मान भी -1 होता है। देखिए, इसको एक्सप्लेन में कर देती हूँ यहाँ पर। आप देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य विन्यास, बाह्य विन्यास में बनाती हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन का बाह्य विन्यास क्या है? 2s2 और 2p5। देखिए 2s कक्षक मैंने बनाया और 2 पाई कक्षक मैंने 2p कक्षक मैंने बनाया। 2p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने इस प्रकार से बना दिए, है ना। चले हो गए यार, 5 कर दो। अब 5 कर दिए तो अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब 2d तो होता नहीं जो मैं यहाँ पर 2d बना पाऊं, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः संयोजकता भी कितनी है? 1 और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो इसके ऑक्सीकरण अंक भी कितना है? 1। बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा कर सकता है, तो ऑक्सीकरण अंक भी कितना होगा बच्चों? इसका 1। जबकि अन्य तत्वों की यदि हम बात करें, जबकि जो अन्य हैलोजन है उनका बाह्य विन्यास यदि मैं बनाऊं, है ना, अन्य हैलोजनों का बाह्य विन्यास यदि बनाया जाए तो किस प्रकार बनेगा? देखो NS NP, और देखिए बाकी जो तत्व हैं उनके पास में रिक्त डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटे? ND भी बनेगा, ND। अब आपको पता है कि जो इसकी ग्राउंड स्टेट होती है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 इसमें, 1 2 3 4 और 5 इसमें। अब ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो यहाँ पर इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने पाए जा रहे हैं? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से इसकी संयोजकता ग्राउंड स्टेट में जो अन्य तत्व हैं उनकी संयोजकता भी कितनी है? 1। और ऑक्सीकरण अंक जो है वो या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। +1 किन किन में होगा? देखिए, जैसे Cl2O में, ClF में, है ना, इस तरह के जितने भी तत्व होते हैं उनमें +1 ऑक्सीकरण अंक पाया जाएगा। और -1 ऑक्सीकरण अंक किन में पाया जाएगा? जैसे HCl, HBr वगैरह में -1, HBr, HCl आदि जो यौगिक होते हैं उनमें इनका -1 ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है। अब ग्राउंड स्टेट के बाद यदि इसकी प्रथम उत्तेजन अवस्था की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, प्रथम उत्तेजन अवस्था, प्रथम उत्तेजन अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो NS से NP से उत्तेजित होकर कहां चला जाएगा? अधिक ऊर्जा वाले ND कक्षक में चला जाता है। यानी कि पहले यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के D में पहुंच गया। जैसे ही ये D में पहुंचा तो अभी बताइए मुझे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे बच्चों? देखिए रिक्त डी कक्षक होने की वजह से देखो अपने पास काफी सारा स्पेस हो गया। अब इधर के जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित हो करके यहाँ आराम से जा सकते हैं। तो मुझे बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 और 3, यानी कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी जो संयोजकता है
वो भी कितनी नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है। और ऑक्सीकरण अंक जो है वो कितना हो रहा है बेटा, -3 हो रहा है। -3 इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीकरण अंक -3 किस में होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपने जो ट्राई हैलाइड्स हैं, हेलोजन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं, जैसे ClF3 वगैरह हुआ, BrF3 हुआ, है ना, ClF3, BrF3 वगैरह में जो क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण अंक है वो -3 पाया जाएगा। इसी तरीके से अभी यहाँ पर हमारे पास और स्पेस है, तो इसका मतलब हम एक और उत्तेजन अवस्था बना सकते हैं, है। तो द्वितीय उत्तेजन अवस्था में देखिए आप कि एक इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित होकर के Np से किस में चला जाएगा, Nd में चला जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन और, मतलब पहले स्थिति ऐसी थी कि Np में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन और, ये तो पहले से ही था, एक और उत्तेजित होकर के ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये द्वितीय ऑक्सीकरण द्वितीय उत्तेजन अवस्था बन जाएगी। अब द्वितीय उत्तेजन अवस्था में आप देखिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5, कितने नजर आ रहे हैं बच्चों, 5 नजर आ रहे हैं। तो संयोजकता भी कितनी होगी इसकी, अरे कितने सहसंयोजक बंध बना पाएगा, 5 बना पाएगा। और ऑक्सीकरण अंक भी जो है वो कितना होगा इसका, -5 होगा। और -5 ऑक्सीकरण अंक वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे IF7 आप देखो, है ना, IF7 आयोडीन का पेंटाफ्लोराइड, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहाँ देखो डी में तो और जगह है, एक और अपने को यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इसको भी हम हायर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक और उत्तेजन अवस्था बनाएंगे हम, उत्तेजन अवस्था तृतीय, यानी कि तृतीय उत्तेजन अवस्था में ये जो NS का इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये भी उत्तेजित हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में, क्योंकि यहाँ पर खूब जगह ही जगह अपने पास में। तो देखो ये NS का इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो जाएगा और D में अब 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं D में, अभी तो D के पास में और जगह है, देखो 2 और मैनेज कर सकता है ये, है ना, पर अपने पास अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, सिर्फ युग्मित इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इसलिए अब हमारी क्षमता इससे ज्यादा नहीं है, यानी कि सब में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने के बाद में और कोई उत्तेजन अवस्था नहीं बन सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 7। और ऑक्सीकरण अंक भी कितना पाया जाएगा, -7, जैसे IF7 में। तो बात समझ में आई। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ यहां तक ही मैनेज कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, इसलिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही होता है और संयोजकता भी वो एक ही प्रदर्शित करता है। और अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से +1 ऑक्सीकरण अंक कभी प्रदर्शित नहीं करेगा, कौन सा प्रदर्शित करेगा, -1 ऑक्सीकरण अंक ही प्रदर्शित करेगा। जबकि अन्य हैलाइडों की बात की जाए तो अन्य हैलाइड इस तरीके से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर संयोजकता 1 और ऑक्सीकरण अंक +1 या -1 कुछ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा करके हायर एनर्जी स्टेट में भेज देंगे और किसका निर्माण करेंगे, प्रथम उत्तेजन अवस्था, द्वितीय उत्तेजन अवस्था और तृतीय उत्तेजन अवस्था में। तो प्रथम उत्तेजन अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन इधर आने की वजह से 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, संयोजकता भी 3 और ऑक्सीकरण अंक भी -3। द्वितीय उत्तेजन अवस्था में एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और Nd में चला जाएगा, तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5, संयोजकता भी 5 और ऑक्सीकरण अंक भी -5। ये बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन भी अगली जो उत्तेजन अवस्था होगी उसमें इस तरीके से उत्तेजित हो जाएगा और संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक 7 तक पहुंच जाएंगे। तो फ्लोरीन के अलावा जो अन्य हैलोजन हुए वो 1, 3, 5 और 7 संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं और -1 से लेकर के -7 तक की ऑक्सीकरण अंक भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये अंतर है किसमें, फ्लोरीन की संयोजकता में, ऑक्सीकरण अंक में और बाकी अन्य हैलोजनों के संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक में। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की,
अब फ्लोरीन की असंगत प्रकृति या फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, मैंने देखो आप लोगों को कहा था कि हमारी फैमिली में जो भी सबसे छोटा मेंबर होता है उसका व्यवहार हम सभी बाकी के मेंबर्स से अलग होता है। वो शैतानी भी करता है, वो बदमाशी भी करता है, उसका मन होता है वो काम करता है। जो घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो उसी प्रकार से चाहे हेलोजन फैमिली हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो, कोई सी भी फैमिली हो, उसमें सबसे छोटा जो तत्व होता है, छोटा तत्व यानी कि दूसरे आवर्त का जो तत्व होता है, वो छोटे बच्चे की भांति व्यवहार करता है, छोटे बच्चे की भांति व्यवहार करता है, तो उसका व्यवहार बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनसे अलग होता है। तो सबसे पहली बात ही क्या है इसके असामान्य व्यवहार की, तो फ्लोरीन का छोटा आकार इस कारण भी अपना असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। दूसरा, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। रिक्त डी अब छोटा है तो भैया इसका दायरा भी कम है, तो रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण अन्य तत्वों की भांति अष्टक प्रसार नहीं कर पाता है। अब आकार छोटा है तो नाभिक से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी जो डिस्टेंस है वो भी कम है, तो उच्च विद्युत ऋणता पाई जाती है। उच्च विद्युत ऋणता भी यानी कि अपने तो चीजें किसी को देता नहीं छोटा बच्चा, और उसकी चीज ले लो तो रोने और लगता है, ये भी वही काम करता है। तो उच्च विद्युत ऋणता है, हमको सामने वाले की चीज पसंद आ रही तो हम छीन लेंगे, है ना। छोटे बच्चे ये तो करते हैं, दे दे ऐसे करते हैं ना बच्चे, ऐसे वाली बात होगी। यहाँ पर क्या होगा कि फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी है, खुद की चीज है तो आप इसे संभाल के रखेगा। आप लेके देखो छोटे बच्चे की चीज, वो नहीं देगा, और बल्कि आपकी कोई चीज अच्छी लगेगी तो छीन लेगा। तो उच्च विद्युत ऋणता होती है इनकी। उच्च विद्युत ऋणता की वजह से दूसरों के इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करके रखते हैं, तो सर्वाधिक उच्च विद्युत ऋणता यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा, उच्च आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी भी कैसी होती है इनकी, उच्च होती है, और इनकी जो बंध वियोजन एंथैल्पी है वो कम होती है अन्य तत्वों से। अन्य तत्वों की अपेक्षा कम होता है। उपरोक्त कारणों के कारण, उपरोक्त कारणों के कारण ही फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब फ्लोरीन का आकार छोटा है, इसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, उच्च विद्युत ऋणता है, उच्च आयनन एंथैल्पी है, बंध वियोजन का मान अन्य की तुलना में कम है। तो ये कारण कम नहीं है इसके असामान्य व्यवहार के लिए। तो इन कारकों की वजह से, इन कारणों की वजह से ये अन्य जो वर्ग के तत्व हैं, इसी के वर्ग के जो अन्य तत्व हैं उनके साथ में थोड़ा सा डिसिमिलर बिहेव करता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इस आज के लेक्चर में इस टॉपिक पे हम आज इतनी ही बात करेंगे। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार हो गया,
यानी कि इस लेक्चर में हम लोगों ने किन किन की बात करी, सारे ही हेलोजनों के बारे में थोड़ी थोड़ी एलिमेंट्री जानकारी हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त की है। इनऑर्गेनिक की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो सबसे पहला काम करना है संजीवनी बूटी खाना। संजीवनी बूटी कौन है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो संजीवनी बूटी है वो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से बनाना आता है तो आप किसी भी समस्या का समाधान अपने स्तर पे कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके उसी से पूछो, बता इसका आंसर क्या होगा। जहां भी अटक जाओ ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछने लग जाना इनऑर्गेनिक का कोई भी आंसर, आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं श्रुति मालवी आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।